कछारी से कोच या कोच से कछारी। असम और उत्तर पूर्व भारत जनजातियों का एक संग्रहालय है। कोच उन विभिन्न जातियों और उपजातियों में से एक प्रमुख समुदाय है। कुछ लोगों का मानना है कि कोच असम और उत्तर पूर्व भारत के आदिम निवासी इंडिजिनस ओरिजिनल इन्हैबिटेंट्स हैं। लेखक ने यहां आदिम शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है, यह स्पष्ट नहीं है। आदिम निवासी या ऑटोक्थॉन होने के लिए कोचों का जन्म असम या उत्तर पूर्व भारत में ही होना चाहिए, लेकिन विद्वानों के अनुसार वे भारत की उत्तर पूर्वी सीमा के पार चीन या तिब्बत से आए थे। इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ आदिम शब्द का प्रयोग प्राचीनतम, सबसे पुराने के अर्थ में किया गया है। विश्वसनीय तथ्यों से पता चलता है कि कोच न केवल असम और उत्तर पूर्व भारत के, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम समुदायों में से एक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्वी ईरान से लेकर बर्मा, म्यांमार तक कोच बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप में उनके अस्तित्व के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भी मिलते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में उत्तर पूर्व भारत के कोचों को हाजों के नेतृत्व में कामरूप के राजनीतिक क्षेत्र में उतरते हुए देखा गया। 16वीं शताब्दी के कोच राज्य का प्रथम कोच राजा कौन था, ये निश्चित रूप से कहना कठिन है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विशु उर्फ विश्व सिंह प्रथम कोच राजा थे। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार विशु के दादा हाजो को ही प्रथम कोच राजा या शासक मानते हैं। कोच वंश की उत्पत्ति के बारे में डॉक्टर सूर्य कुमार भूयान द्वारा संपादित देओधाई असम बुरांजी के 1962 के संस्करण असम सरकार के इतिहास और पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकाशित के पृष्ठ 173 पर कोच की जन्मकथा इस प्रकार दी गई है। पूर्व में खुटा घाट के चिकनाई पर्वत के पास पानबर, भेदेला, बरीहना, कठिया, गुआबर, मेघो, बेहागू जैसे गरुकटा, योधाबर और डोखुआ, ये 12 घर परिवार मीच रहते थे। उनमें से एक की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम लीला और छोटी पत्नी का नाम हीरा था। एक दिन छोटी पत्नी हीरा ऋतुस्नान शुद्धिकरण के बाद भोजन मद भात ले जा रही थी। रास्ते में एक हरड़ शिलिखा का पेड़ था, जिसके नीचे महादेव शिव हाड़िया मंडल का रूप धारण कर बैठे थे। भोजन करने के बाद उन्होंने हीरा के साथ हास्य विनोद और रति क्रीड़ा की और फिर वापस चले गए। फिर समय बीतने पर वैशाख बिहू के दिन एक पुत्र का जन्म हुआ। छोटी पत्नी के पुत्र का नाम विशु रखा गया। बाद में सबने मिलकर उसे विश्व सिंह के नाम से राजा बनाया। पद्मनाथ गोहाहम बरुआ द्वारा लिखित असम बुरांजी के 1976 के संस्करण असम प्रकाशन परिषद द्वारा प्रकाशित के 124वें पृष्ठ के 4थे अध्याय में लिखा है, कोच जाति कामरूप की आदिम निवासी है। इनका मूल बौडो वंशी मेच या कछारी जाति से निकला है। जब जितारी वंश के राजा धीरे धीरे कमजोर होने लगे और 12 भूइयां जगह जगह राज्य शासन करने लगे, तब हाजो नाम के एक मेच या कोच वंशी शासक ने भी कामरूप के एक हिस्से में एक छोटा राज्य चलाया था। हाजो की हीरा और जीरा नाम की 2 बेटियां थीं। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के लिए दमास्को मेच के पुत्र हाड़िया मंडल नाम के एक मेच वंशी व्यक्ति को घर जमाई के रूप में स्वीकार किया। जन्म देते ही उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। ईस्वी सन 1497 में उन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण किया और विश्वसिंह नाम धारण किया। असम के उच्चतर माध्यमिक और बहुमुखी विद्यालयों की 8वीं से 11वीं कक्षा के लिए डॉक्टर लक्ष्मी देवी द्वारा तैयार की गई असम बुंजी असम का इतिहास 1960 संस्करण के दूसरे खंड के पहले अध्याय में कोच राज्य का उल्लेख किया गया है। उसमें इस प्रकार लिखा है, वर्तमान गोलपारा जिले के खुटाघाट परगना के चिकना ग्राम नामक एक गांव में हाड़िया मंडल नाम का एक कोच या मेच व्यक्ति रहता था। इसी हाड़िया मंडल को ही कोच राजाओं का आदि पुरुष पूर्वज कहा जाता है। हाड़िया मंडल 12 घरों वाले कोच या मेच लोगों का मुखिया था। उसने हाजो नामक एक मेच या कोच व्यक्ति की हीरा और जीरा नाम की 2 बेटियों से विवाह किया था। कवि बलवंत सूर्यखड़ी दैवज्ञ देव द्वारा रचित दरंग राजवंशावली दरंग के कोच राजाओं का पद्य कविता में लिखा गया इतिहास है। इसमें दरंग और कूच बिहार के कोच राजाओं के आदि वंश को पुराणों में प्रसिद्ध सहस्रार्जुन के वंशज के रूप में दिखाया गया है। सूर्यखड़ी दैवज्ञ देव के अनुसार जब परशुराम इस पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का विनाश करने के लिए क्षत्रिय संहार यज्ञ में लगे थे, तब क्षत्रिय राजा सहस्रार्जुन के 12 राजकुमार भागकर कामरूप के जंगलों में शरण लेते हैं। परशुराम से बचने के लिए वे मेच कन्याओं से विवाह कर मेच बन जाते हैं और जंगलों में छिपकर रहने लगते हैं। दरंग राजवंशावली का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है, डर के मारे मेच जाति में शामिल हो गए। उनके वीर से असंख्य पुत्र पैदा हुए। कुछ समय बाद जब वहां कोई राजा नहीं रहा, अराजकता हुई, तब है वंश की संतानें ही 12 घरों के मेच बन गए। ये 12 मेच अत्यंत शक्तिशाली थे। उन सब में श्रेष्ठ हाड़िया मंडल थे। ऊपर उल्लेखित इतिहास की पुस्तकों से कोच जाति और 16वीं शताब्दी के कोच राजवंश की उत्पत्ति के विषय में जो तथ्य सामने आते हैं, वो
ये कहा गया है कि कोच राजा विश्वसिंह मेच या कछारी वंश के थे। चूंकि राजा विश्वसिंह मेच और कछारी वंश के थे, इसलिए सभी कोच भी मेच या कछारी वंश के ही हुए। इसका अर्थ यह निकलता है कि कोच जाति का जन्म या उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में कोच राज्य के गठन के समय या उसके बाद ही हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो 16वीं शताब्दी से पहले कोच नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन क्या ये बात सच हो सकती है? इस विषय पर हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। इतिहासकार अक्सर कोच जाति के मूल और 16वीं शताब्दी के कोच राजवंश के मूल के बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं करते, जिससे पाठक भ्रमित हो जाते हैं। एक राजा और एक पूरी जाति एक समान नहीं होते, दोनों की अपनी अलग पहचान और सत्ता होती है। उदाहरण के लिए विश्वसिंह के बड़े भाई नरसिंह भूटान चले गए और वहां के राजा बने। लोग उन्हें धर्मराजा कहते थे और किंवदंती है कि उन्होंने शिव के वरदान से बार बार जन्म लेकर भूटान पर शासन किया। अब सवाल ये है कि क्या हम सभी भूटिया लोगों को कोच कहेंगे या नरसिंह को भूटिया कहेंगे? 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत के इतिहास, परंपराओं और सांख्यिकी के अध्ययन के लिए फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन को नियुक्त किया था। बिहार, बंगाल और असम में अपने शोध के दौरान उन्होंने कोचों के बारे में लिखा कि पुराणों और तंत्रों में कोचों को कुबाच के रूप में उल्लेखित किया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड गेंट ने भी यही बात कही है। जांच करने पर पता चलता है कि बुकानन या गेंट ने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि पद्म पुराण और योगिनी तंत्र में कुबाच का उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण एक प्राचीन पुराण है, जबकि योगिनी तंत्र तुलनात्मक रूप से आधुनिक काल का है। हालांकि कुबाच का उल्लेख केवल पुराणों और तंत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। देखें ऋग्वेद 11747। जहां तक हमें पता है, ऋग्वेद या पद्म पुराण 16वीं शताब्दी के आसपास नहीं, बल्कि उससे हजारों साल पहले रचे गए थे। बेशक ऊपर उल्लेखित इतिहासकारों का ये कहना कि कोच जाति का जन्म राजा विश्वसिंह के समय में हुआ था, समझना थोड़ा कठिन है। ये कठिन इसलिए है क्योंकि इतिहासकारों ने कोच के जन्म की कथा कही है, न कि 16वीं शताब्दी के कोच राजा विश्वसिंह के जन्म की कथा। लेकिन इतिहासकारों के बयानों से जो अर्थ निकलता है वो ये है कि उन्होंने कोच जाति और विश्वसिंह के जन्म को एक मान लिया है और विश्वसिंह के जन्म की कहानी को ही कोच जाति की उत्पत्ति की कहानी बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कोच जाति का जन्म या सृष्टि विश्वसिंह के समय से मानी जाने लगी है। प्रश्न यह उठता है कि क्या 16वीं शताब्दी से पहले कोच नहीं थे? ऋग्वेद, पद्म पुराण और योगिनी तंत्र में कोचों को कुवाच कहने के अलावा महाभारत में कंबोज देश या जनपद का उल्लेख भी मिलता है। भाषाविदों, ध्वनि शास्त्रियों का कहना है कि कंबोज कोच नासिक ध्वनि का संस्कृत रूप है। ये बात प्रमाणित करती है कि महाभारत काल में भी कोच लोग और उनका एक राज्य था। यदि हम महाभारत में वर्णित कंबोज जनपद को महाकाव्य की काल्पनिक कहानी मानकर टाल भी दें, तो भी कंबोज देश के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस कंबोज जनपद का उल्लेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के फारसी सम्राट साइरस, भारतीय सम्राट अशोक और पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में भी किया गया है। फारसी इतिहासकार कासिम फरिश्ता ने ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के कोच राजा शुकुल कुच का उल्लेख किया है। फरिश्ता ने लिखा है कि उन्होंने कुछ पर्वत से आकर बंगाल, बिहार, केदार ब्राह्मणों के शिवालिक देश को जीतकर उत्तर पश्चिम में सुदूर रोहतक, हरियाणा और दक्षिण पश्चिम में मालवा, गुजरात तक कोच राज्य का विस्तार किया था। इस शुकुल कुच या शुक्लादिब को इतिहासकार कनकलाल बरुआ ने ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के प्रागज्योतिषपुर का राजा बताया है। विद्वानों ने 10वीं शताब्दी के बानगढ़ और इर्दा ताम्रपत्रों के कंबोज राजाओं की पहचान कोच राजाओं के रूप में की है। यह ज्ञात है कि 10वीं शताब्दी के गौड़ के कंबोज राजाओं के बाद उनके द्वारा खोजे गए सिक्कों से पता चलता है कि दनुजा मर्दन देव और उनके पुत्र महेंद्र ने बंगाल पर शासन किया था। इन दनुजा मर्दन देव को भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी ने कोच के रूप में पहचाना है। किया है। दनुजा मर्दन देव 1416-1418 के बाद कमता के सिंहासन पर खेन या ख्यान वंश के राजा बैठे। विद्वानों का कहना है कि ये खेन राजा जाति से कोच थे। 1412 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में भी कोच राजा दिलीप या दलीपा द्वारा शासन करने की बात जानी जाती है। इससे ये देखा जाता है कि 16वीं शताब्दी के कोच राजा विश्वसिंह से बहुत पहले से ही कोच राज्य और राजा मौजूद थे। ऐसी स्थिति में असम के इतिहासकारों ने कैसे हाजो या हाड़िया मंडल को कोचों का आदि पुरुष और कोच जाति का जन्म 16वीं शताब्दी में बताया, ये समझना कठिन है। ऋग्वेद, पद्म पुराण और योगिनी तंत्र में कोचों के उल्लेख के अलावा ऋग्वेद के 2 ब्राह्मणों ऐतरेय और कौशितकी में तुर्कश, ब्रह्मानंद पुराण में उटकच, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कोच और सामवेद के वंश ब्राह्मण में कंबोज के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन विद्वानों द्वारा बताए गए कोचों के जन्मदाता मेच या कछारी का उल्लेख हमें किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। प्राचीन ग्रंथों की ये चुप्पी सवाल खड़े करती है, अर्थात
प्राचीन भारतीय ग्रंथ जिस समय में कोचों के अस्तित्व की बात करते हैं, उस युग में मेच, कछारी या बोडो जनजातियां निश्चित रूप से नहीं थीं। यदि वे नहीं थीं तो कोचों को जन्म देने की बात कैसे आती है, और विद्वान किस तर्क पर ऐसा कहते हैं? क्या केवल उनके सोचने मात्र से एक अस्तित्वहीन जनजाति से अतीत में मौजूद किसी जनजाति का जन्म हो सकता है? अंतिम निर्णय मैंने विद्वानों पर ही छोड़ दिया है। नृविज्ञानियों एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के अनुसार कोच और मेच या कछारी एक ही प्रजाति के हैं। उनकी भाषा भी एक ही है, यानी तिब्बती बर्मी मूल की। ऐतिहासिक युग में जहां कोच हैं, उनके आसपास ही मेच या कछारी लोग देखे जाते हैं। पेशे से वे किसान हैं। यदि पानी कोच या तिब्बती बर्मी भाषा बोलने वाले कोच ही कोचों के वास्तविक प्रतिनिधि हैं, तो यह कहना होगा कि मेच, कछारी और कोच के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के बीच भी बहुत अधिक अंतर नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में वे जैसे पास पास रहते हैं, अतीत में भी यदि बोडो या कछारी। मुख्य बातें। यह पाठ कोच जनजाति की प्राचीनता पर सवाल उठाता है। इसमें तर्क दिया गया है कि कोच वंश 16वीं शताब्दी से कहीं अधिक पुराना है। लेखक का कहना है कि प्राचीन ग्रंथों में कोच का जिक्र तो है, लेकिन मेच या कछारी का नहीं, जो इतिहासकारों के दावों को संदिग्ध बनाता है। क्या पड़ोस में ही थे? ऐसी स्थिति में जब आर्यों ने कोच लोगों से भेंट की थी और उनके साथ युद्ध किया था, तो उन्हें उनके पड़ोसी मेच या कछारियों से भी मिलना चाहिए था, यदि मेच या कछारी वास्तव में वहां थे। जिस तरह अहोम और मुसलमानों ने कोच और कछारी दोनों जनजातियों से भेंट की थी और अपनी बुर्जियों इतिहास में इस बात का उल्लेख किया है। लेकिन 4-5000 साल पुराने प्राचीन आर्य साहित्य जैसे कि संस्कृत, पाली या प्राकृत ग्रंथों में मेच, कछारी या बोडो, इन तीनों नामों में से एक का भी उल्लेख नहीं मिलता। इसका निश्चित रूप से कोई कारण होगा, अन्यथा जहां उनके वंशज कहे जाने वाले कोच का उल्लेख है, वहां मेच, कछारी या बोडो का उल्लेख न होने का कोई कारण नहीं हो सकता। जिन माननीय विद्वानों का कहना है कि कोच जाति मेच, कछारी या बोडो के वंशज हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आर्यों ने अपने विशाल साहित्य में कोच का उल्लेख तो किया, लेकिन मेच या कछारी का उल्लेख एक बार भी क्यों नहीं किया? आर्यों द्वारा अपने साहित्य में मेच या कछारी का उल्लेख न करने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे जिस युग में संस्कृत, पाली और प्राकृत साहित्य रचा गया था, उस समय मेच, कछारी या बोडो नाम की कोई जनजाति नहीं थी। या फिर आज जो लोग मेच, कछारी या बोडो नाम से जाने जाते हैं, उनके पूर्वज शायद किसी और नाम से परिचित थे। हमारे विचार से हमारी ये धारणा ऐतिहासिक सत्य से अधिक दूर नहीं है, क्योंकि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भी मेच या कछारी लोगों द्वारा खुद को कोच के रूप में पेश करने के प्रमाण मिलते हैं। ये बात बुकानन साहब की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सामने आई है। उन्होंने लिखा है, असम, नेपाल और भूटान में कलिता जाति को छोड़कर पूरी जनजाति को कोच कहा जाता है, दरंग राजा से लेकर सुअर और मुर्गियां पालने वाले सबसे निचले किसान तक। अर्थात असम, नेपाल और भूटान में कलिता के अलावा सुअर मुर्गियां पालने वाले सभी जनजातीय लोग, दरंग राजा से लेकर खेती करने वालों तक, खुद को कोच कहते हैं। मेच और कछारी लोग भी सुअर, कुकुरा, मुर्गी पालने वाली जनजाति, इसलिए वे भी खुद को कोच के रूप में पहचान देने वाली जनजाति में आते हैं। हमारी ये धारणा कि ये असत्य नहीं है, एक अन्य पश्चिमी विद्वान के मत से भी समझी जा सकती है। ये विद्वान है डॉक्टर लाथम। उन्होंने लिखा है कि कोच, गारो, बोडो, कछारी, धिमा आदि एक ही मूल से आए हैं और अतीत में ये सभी कोच के रूप में ही जाने जाते थे। डॉक्टर लाथम का ये मत संदेह से परे है, क्योंकि तिब्बती बर्मी भाषा बोलने वाले लोग आज भले ही विभिन्न रूपों में प्रकट होते हों, लेकिन उनकी भाषा, संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था और सामाजिक नियमों में कम या अधिक मात्रा में एकता के सूत्र देखे जाते हैं। इसलिए आज जो लोग मेच या कछारी के नाम से जाने जाते हैं, वे प्रारंभ में शायद कोच नाम से ही परिचित थे, जिन्हें आर्यों ने कुवाच, करश, कोच, कंबोज, पाणी, दैत्य, दानव, दास, राक्षस आदि नामों से संबोधित किया था। इस बात की सत्यता मेच कछारी जाति के कछारी नाम के मूल का विश्लेषण करने पर भी समझी जा सकती है, क्योंकि कछारी शब्द कोच शब्द से आता हुआ दिखाई देता है। जैसे कोच जोड़ आरी या आरे इक्वल्स कछारी। आरी या आरे कछारी भाषा के शब्द हैं, जिसका अर्थ है वंशज या संतान। अतः कछारी शब्द का अर्थ होता है कोच की संतान या वंशज, अर्थात जो कोच की संतान या वंशज है वही कछारी है। कछारी का अर्थ कोच की संतान या वंशज होना असमिया, बंगाली या कोच भाषा में नहीं, बल्कि कछारी भाषा में है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि बोडो या कछारी लोग वास्तव में कोच की संतान या वंशज हैं। इस विषय में J.D. एंडरसन का मत उल्लेखनीय है। उनके अनुसार
ये कछारी शब्द की उत्पत्ति के जटिल प्रश्न की व्याख्या करेगा। कछारी बोली में आरुई अरुई एक सामान्य पितृनाम पैट्रोनिमिक है। जैसा कि श्री गैट ने अपनी जनगणना रिपोर्ट में उल्लेख किया है, कछारियों में कुलचिन्ह टोटेमिस्टिक वाले वंश हैं जो खुद को बाघ आरुई मोसाहारी यानी बाघ की संतान आदि कहते हैं। इससे सरल और क्या हो सकता है कि कोच आरुई ही कोचों की संतान सन्स ऑफ द कोचेज हैं। कोच जोड़ आरए इक्वल्स कछारी अर्थात कोच की संतान या वंशज। चूंकि यह अर्थ अन्य भाषाओं में न होकर कछारी भाषा में है, इसलिए यह प्रतिपाद्य तर्क एक ऐतिहासिक सत्य ही प्रतीत होता है। कोच और कछारी की प्राचीनता पर ध्यान देने पर भी कोच से कछारी होना अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि कोच का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर योगिनी तंत्र तक युगों युगों से मिलता रहा है। लेकिन मेच या कछारी का उल्लेख 13वीं शताब्दी से पहले नहीं मिलता। कछारियों का दूसरा नाम मेच शब्द भी आर्यों ने कोच लोगों को संबोधित करने के लिए ही कहा था। ये शब्द संस्कृत के म्लेच्छ से निकला है। इस बारे में संदेह की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि म्लेच्छ शब्द का प्राकृत रूप मेच है। भाषाविद ग्रियर्सन हालांकि कोच से कछारी होने के तर्क को ऐतिहासिक सत्य नहीं मानते। ग्रियर्सन क्यों कोच से कछारी होने की बात स्वीकार नहीं करना चाहते, इसके भी कारण हैं। उन्होंने असम बर्मी भाषाई समूह को लोहितिक के स्थान पर बोरो नाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कृत्रिम रूप से कोच बोडो की ही एक शाखा बन गए। लेकिन यदि कोच से कछारी होने की बात मान ली जाए तो बोडो कछारी कोच की एक शाखा बन जाते हैं, जो एक परस्पर विरोधी तर्क बन जाता है। इसलिए ग्रियर्सन ने अपने असम बर्मी के बोडो नामकरण को बनाए रखने के लिए ये कहा कि कोच से कछारी नहीं हुए हैं। ग्रियर्सन के ऐसा मानने का दूसरा कारण यह है कि मानव समाज अनुन्नत से उन्नत, असभ्य से सभ्य, असिद्ध से सुसंस्कृत और अशिक्षित से शिक्षित की ओर बढ़ता है। जिस समय विद्वानों ने मंगोलॉयड बहुल उत्तर पूर्वी भारत के समाज, संस्कृति, इतिहास और नृविज्ञान आदि का शोध शुरू किया, 19वीं-20वीं शताब्दी में, उस समय बड़ी संख्या में कोचों ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और आर्य भाषा संस्कृति को अपना लिया था। दूसरी ओर अधिकांश कछारी अपने पुराने धर्म, भाषा और जनजातीय संस्कृति के साथ ही रह रहे थे। चूंकि समाज अनुन्नत से उन्नत और जनजातीय विश्वासों से स्थापित मान्य आचार व्यवहार वाले धर्म की ओर बढ़ता है, ऐसी स्थिति में कछारियों की तुलना में हिंदू बन चुके कोचों की उन्नत सामाजिक व्यवस्था को देखकर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि अनुन्नत कछारियों से ही उन्नत कोच बने हैं। जैसा कि हमने ऊपर पद्मनाथ गोहाई बरुआ के वक्तव्य में कहा है, ऊपरी असम के कोच लोग हिंदू होने के बाद कछारी लालुंग हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम कछारी से बदलकर कोच कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ असम में कहा, कोच शब्द एक हिंदू जाति का नाम बन गया है, जिसमें कछारी, लालुंग, मिकिर और अन्य जनजातियों के हिंदू धर्म में परिवर्तित लोगों को शामिल किया गया है और कोच के रूप में वर्णित व्यक्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गेंट महोदय के उपर्युक्त कथन से यह समझा जा सकता है कि 1891 में कछारी लोगों की संख्या 1881 की तुलना में 43,000 कम होने के कारण उन्होंने यह मान लिया कि पिछले 10 वर्षों में कछारी लोग हिंदू बनकर कोच हो गए हैं, इसलिए उनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। गेंट जैसे एक विद्वान व्यक्ति ने बिना अच्छी तरह विचार विमर्श किए केवल अनुमान के आधार पर इतना बड़ा, यह सोचना आश्चर्यजनक है कि उन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण बात किस तरह कह दी, क्योंकि उनके वक्तव्य में जरा भी सच्चाई नजर नहीं आती। उनके द्वारा दिए गए जनगणना के आंकड़े ही यह प्रमाणित करते हैं कि उन्होंने न केवल झूठ बोला बल्कि अत्यंत आधारहीन और ओछी बात कही है। यहां हमने 5 दशकों की कोच और कछारी जनसंख्या को प्रस्तुत किया है, जो संख्या ये सिद्ध करती है कि गेट जैसे पंडित ने कितनी झूठी और निराधार टिप्पणी की है। दशक जनसंख्या तालिका। जाति 1872, 1881, 1891, 1901, 1911। कोच 3,13,000, 2,50,000, 2,61,000, 2,29,000, 2,42,000। कछारी 2,29,000, 2,86,000, 2,47,000, 2,40,000, 2,39,000। स्रोत स्वाइनी जीएमसी सेंसस रिपोर्ट ऑफ 1911 वॉल 3 पार्ट आई, पेज 146, 147, 148। विश्लेषण। ऊपर दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है कि 1881 में कोचों की संख्या 66,000 कम हो गई, लेकिन कछारी की संख्या बढ़ गई। गेट द्वारा दिखाए गए 2,81,000 को माने तो 62,000 की वृद्धि। 1891 में कोचों की संख्या पिछले दशक की तुलना में 11,000 बढ़ी, जबकि कछारी की संख्या 43,000 कम हो गई। 1901 में कोच और कछारी दोनों की संख्या क्रमशः 48,000 और 3,000 कम हुई।
1911 में कोचों की संख्या पिछले दशक से 13,000 बढ़ी और कछारी की संख्या 10,000 कम हुई। इस सांख्यिकी से स्पष्ट है कि हर दशक में जो स्वाभाविक वृद्धि होकर कोचों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी तो हुई ही नहीं, बल्कि कुछ दशकों में ये कम ही हुई है। यदि हम गेट महोदय के मत को मान लें कि कछारी जाति विलुप्त नहीं हो रही है, तो हम ये कैसे मान लें कि केवल कोच ही मर रहे थे, जबकि हिंदू बनकर कोच नाम अपनाने वाले कछारियों या अन्य जनजातियों को शामिल करने के बावजूद 5 दशकों के बाद भी कोचों की संख्या 1872 के 3,13,000 के स्थान पर 1911 में केवल 2,42,000 ही रह गई, अर्थात 3,13,000 2,42,000 इक्वल 71,000 कम हो गई। ऊपर के आंकड़ों से ये स्पष्ट है। गवेषण रिसर्च में पद्मनाथ गोहानी बरुआ, एडवर्ड गेट और कनकलाल बरुआ जैसे विद्वानों ने जो कहा है कि कछारी या अन्य जनजातीय लोग हिंदू बनकर कोच बन गए, यह बात पूरी तरह से झूठ, निराधार, काल्पनिक और उद्देश्यपूर्ण है। ये सच नहीं है। ये सच क्यों नहीं है? ये बात 5 दशकों के जनगणना के आंकड़ों से पता चलती है। इन 5 दशकों में कोचों की संख्या एक भी नहीं बढ़ी, बल्कि उल्टा 71,000 कम हो गई है। अब हम राभा, कछारी, मिकिर आदि के हिंदू होकर कोच बनने की कहानी पर आते हैं। विद्वानों ने जिन्हें राभा, कछारी या मिकिर कहा है, वे वास्तव में राभा, कछारी या मिकिर नहीं हैं। वे कोच भाषा और धर्म को मानने वाले कोच ही थे। लेकिन हिंदू होने से पहले चूंकि वे कोच लोग सुअर मुर्गियां पालते थे, शराब पीते थे और तिब्बती बर्मी भाषा बोलते थे, इसलिए अन्य लोगों ने उन्हें उनके इन्हीं आचार व्यवहार और भाषा के कारण कछारी, लालुंग या मिकिर कह दिया, जबकि वे मूल रूप से कोच ही थे। अब हम इस विषय पर संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं कि विश्व सिंह के पिता हाड़िया मंडल कोच थे या मेच। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन भारत का कोई लिखित इतिहास नहीं था, इसलिए हम बहुत सी बातें नहीं जानते। विश्व सिंह द्वारा स्थापित कोच राज्य और वहां के लोगों का भी कोई वैज्ञानिक पद्धति से लिखा गया इतिहास नहीं है। ये खुशी की बात है कि समुद्र नारायण के संरक्षण में सूर्यखारी दैवज्ञदेव ने दरंग राजवंशावली नाम से विश्व सिंह के काल की काव्य शैली में इतिहास रचा। इस ग्रंथ ने कम से कम 16वीं शताब्दी के कोचों की राजनीतिक भूमिका की खोज का आधार प्रदान किया है। भारतवर्ष एक विशाल देश है। हिंदू या भारतीय शास्त्रों के अनुसार राजा या देश के शासक कुल को क्षत्रिय या राजन्य कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में आर्यों की 4 जातियों के जन्म की कहानी है। यहाँ क्षत्रिय या राजन्य वर्ग को ब्रह्मा या सृष्टिकर्ता पुरुष की भुजाओं से उत्पन्न बताया गया है। लेकिन भारतवर्ष में समय समय पर जितने भी राज्यों का निर्माण हुआ, उन सभी के राजा हर समय ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हुए आर्य या क्षत्रिय वंश के नहीं थे। कोच भी वैसे नहीं थे। लेकिन भारतीय संस्कृति आर्यमय है, इसलिए इसका हिंदी भावार्थ दिया गया है। हिंदू बना लेते हैं। समुद्र नारायण या उनके पूर्वज हाड़िया मंडल और विश्वसिंह के जन्म की कहानी भी ऐसी ही एक गढ़ी हुई कहानी है, जिसमें परशुराम और मेच जाति का हवाला देकर हाड़िया मंडल के समय के कोच जाति के वास्तविक मंगोलियाई जनजातीय रूप को छिपाने की कोशिश की गई है। इसमें कहा गया है कि परशुराम के डर से क्षत्रिय वंशज भागकर आए और मेच या कछारी लड़कियों से शादी कर मेच बन गए। इसका एकमात्र उद्देश्य विश्वसिंह को क्षत्रिय और उच्च वर्ण का सिद्ध करना था, क्योंकि हिंदू होने से पहले कोच लोग आज के मेच कछारियों के समान ही थे, और वैसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि वे वैसी ही भाषा और संस्कृति के लोग थे। लेकिन यदि इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाता तो यह स्पष्ट हो जाता कि राजा हिंदू शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय वंश के नहीं हैं, जो कि आर्य या हिंदू शास्त्रों के अनुसार मान्य नहीं होता, क्योंकि केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकता है। इसलिए एक कृत्रिम बनावटी वंश की रचना करना आवश्यक था। विश्वसिंह के मामले में भी यही हुआ था। उन्होंने तिब्बती बर्मी भाषा का त्याग कर दिया है और असम में असमिया, बंगाल में बंगाली और बिहार में बिहारी या हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में अपना लिया है। वास्तव में चूंकि कोच नाम के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना अधिक थी, इसलिए उन्होंने वहां कोच नाम छोड़कर सम्मानजनक राजवंशी नाम अपना लिया। नाम बदलने की ये प्रवृत्ति बंगाल की सीमा से लगे पश्चिमी असम के अविभाजित गोलपाड़ा जिले तक भी पहुंच गई। इसलिए अविभाजित गोलपाड़ा जिले के कोच राजवंशी बन गए। इस पूरी प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य यह था कि कोच लोग अपनी पिछली भाषा, संस्कृति और धर्म का त्याग कर पूरी तरह से हिंदू के रूप में खुद को स्थापित करें, ताकि कोई उन्हें यह न कह सके कि वे जनजातीय बोली बोलने वाले, सुअर और मुर्गी पालने वाले, शराब पीने वाले, पेड़ों की पूजा करने वाले या हिंदुओं द्वारा वर्जित भोजन करने वाले म्लेच्छ स्वभाव के लोग या उनके वंशज हैं। खैर, कोचों का वो आदिम समाज कैसा था, इस पर हम एक नज़र डाल सकते हैं। 19वीं शताब्दी 1807-1814 में फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन को वर्तमान धुबरी जिले के पर्वत जोवार क्षेत्र में जो कोच मिले थे, वे प्राग हिंदू युग के कोच समाज के प्रतिनिधि थे। इस बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। अन्यथा
आर्य उन्हें कुवाच, बुरी या नासमझ भाषा बोलने वाले, पाणी यानी दुर्जय दानव, या म्लेच्छ अर्थात आर्य नियमों से बाहर रहने वाले जैसे नामों से क्यों पुकारते, बुकानन ने लिखा है। इसके बाद बुकानन के अंग्रेजी उद्धरणों का अनुवाद है। कोच जनजाति का एक हिस्सा अभी भी समाज की बहुत ही आदिम अवस्था में है और इसके सदस्य अभी भी इस जिले असम के सभी उत्तर पूर्वी हिस्सों और भूटान के निचले हिस्सों में छिटपुट रूप से फैले हुए हैं। उन्हें सूअर, बकरी, भेड़, हिरण, भैंस, गैंडा, मुर्गी और बत्तख खाने की अनुमति है। वे गोमांस नहीं खाते हैं और बिल्ली, कुत्ते, मेंढक और सांपों को अस्वीकार करते हैं। मृतकों को 2 दिनों तक रखा जाता है। इस दौरान परिवार शोक मनाता है और रिश्तेदार और पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, खाते पीते हैं, नाचते गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। फिर शव को नदी के किनारे ले जाकर जला दिया जाता है और उसके बाद हर कोई स्नान करके वापस लौट आता है। इस जनजाति के पास किसी भी प्रकार की शिक्षा, अक्षर ज्ञान नहीं है। कोच लोग सूर्य, चंद्रमा, तारों और जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के देवताओं को बलि चढ़ाते हैं और हर साल जब वे पहली फसल काटते हैं तो वे अपने मृत व्यक्तियों को कुछ पहले फल और मुर्गियां अर्पित करते हैं। यही पाणी कोच के रीति रिवाज हैं और किसी समय शायद कामरूप की असभ्य जनजातियों, विशेष रूप से कोचों के भी यही रीति रिवाज थे। योगिनी तंत्र में कोच हाजों को स्पष्ट रूप से म्लेच्छ या बर्बर कहा गया है। कोच समाज की आदिम अवस्था का वर्णन बुकानन साहब ने जिस प्रकार किया है वो कोच के सहोदर राभा या मेच कछारी की समाज व्यवस्था से बिल्कुल अलग या उन्नत किस्म की नहीं है। कोचों द्वारा ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म अपनाने के बाद ही उनकी सामाजिक व्यवस्था हिंदुओं जैसी हुई है। यदि किसी राजा की जाति के लोगों को अधर्मी, गैर हिंदू या जनजातीय आचार व्यवहार वाला कहा जाए तो ये न केवल राजा को नीचा दिखाने जैसा होगा बल्कि राजा को क्षत्रिय वंशज के रूप में दिखाने में भी स्वाभाविक कठिनाई होगी। इन्हीं कारणों से 16वीं शताब्दी के कोच राजवंश के शरीर में पुराण वर्णित सहस्रार्जुन का काल्पनिक रक्त डालने के बाद स्वयं महादेव को लाकर हीरा कुंचनी के साथ मिलाया गया और विश्वसिंह का जन्म कराया गया, क्योंकि राजा को न केवल क्षत्रिय होना चाहिए बल्कि उसे स्वयं ईश्वर की संतान भी होना चाहिए, क्योंकि राजा पृथ्वी पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। सूर्यखड़ी दैवाज्ञ लेखक की तरह शायद वे उस समय के या प्राग हिंदू युग के कोच समाज की व्यवस्था से भी अवगत थे, जो मेच या कछारी समाज व्यवस्था से अलग नहीं थी। इसलिए विश्वसिंह के पिता को कोच न कहकर संस्कृत म्लेच्छ का प्राकृत रूप मेच कहा गया है, हालांकि वो हारिया मंडल के ही वंशज हैं। यह एक गढ़ी हुई कहानी है जिसका उद्देश्य अनार्य जनजातीय कोच राजा के शरीर में कृत्रिम रूप से आर्य क्षत्रिय रक्त का संचार करना था। विश्वसिंह के पिता की मेच या कछारी नहीं थे। इसका एक प्रमाण यह है कि उनके वंशज राजपूत वनों और जंगलों में छिपे तो थे, लेकिन किसी भी पुराण में क्षत्रिय मेच होने का उल्लेख नहीं है। इसलिए हैह वंश के राजपूतों ने मौखिक विवाह की बात देवरंजन द्वारा गढ़ी गई कहानी है। कालिका पुराण में म्लेच्छ शब्द का उल्लेख है, लेकिन वहां म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किसी जाति के अर्थ में नहीं किया गया है। इसका प्रयोग एक विशेषण के रूप में किया गया है जिसका अर्थ हीन या अपवित्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिकनाई गांव के 12 मेच परिवारों के बीच हाड़िया मंडल या उनके पिता दमासुर का नाम नहीं है। इसलिए हाड़िया मंडल शायद चिकनाई गांव के निवासी नहीं थे, क्योंकि यदि हाड़िया मंडल को गिना जाए तो चिकनाई गांव के निवासी 13 घर हो जाते हैं। हाड़िया मंडल केवल उन 12 मेच परिवारों के प्रबंधक या शासक थे। ये भी संभव है कि उन 12 परिवारों का प्रबंधक मेच मैक समुदाय से न हो। इसका प्रमाण ये है कि हाड़िया मंडल की संतान विश्वसिंह द्वारा स्थापित राजवंश कोच के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ, न कि मेच या कछारी वंश के रूप में। यदि हाड़िया मंडल मेच या कछारी होते तो विश्वसिंह निश्चित रूप से कोच के रूप में प्रसिद्ध नहीं होते, या उस समय के लोग उन्हें कोच नहीं कहते, क्योंकि विश्वसिंह से पहले कोचों के हिंदू बनकर राजवंशी नाम अपनाने और उच्च वर्ण का हिंदू होने का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए कोचों की सामाजिक व्यवस्था मेच या कछारी समाज की व्यवस्था से अलग या उन्नत नहीं थी, जिसके कारण विश्वसिंह के दादा हाजों को योगिनी तंत्र में म्लेच्छ कहा गया है। इसके अलावा उस समय या उससे पहले ऊपरी असम में कछारी राजा या कछारी राज्य था। कछारी राजाओं के मूक गवाह डिमापुर के खंडहर आज भी मौजूद हैं। डिमापुर के बाद अंग्रेजों के आने तक कछारी लोगों ने उत्तरी कछार में शासन किया। यदि ये कछारी राज परिवार कछारी ही बना रहा तो विश्वसिंह कछारी के बजाय कोच क्यों कहलाए, यदि वे वास्तव में कछारी की संतान थे। अतः विश्वसिंह कोच माता पिता की संतान थे, न कि मेच या कछारी पिता की। हमारी ये धारणा गलत नहीं है। ये जेपी वेड द्वारा बताए गए विश्वसिंह के जन्म की कहानी से भी स्पष्ट होता है। जैसे अरिम नट का वंश समाप्त हो गया। बाराभूया ने एक नए राजवंश की शुरुआत की। बाराभूया 62 वर्षों की अवधि तक शासन करते रहे, जिसके अंत में वशिष्ठ बकिष्ठ के श्राप ने महादेव को मानव रूप धारण करने के लिए मजबूर किया।
हीरा के रूप में मानव अवतार लेकर जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके इस अवतार के मिलन से उत्पन्न संतान का नाम विश्वसिंह था। जिस प्रकार परशुराम की कहानी में मेच का कोई उल्लेख नहीं है, वेद की कहानी में भी मेच का कोई उल्लेख नहीं है। सूर्य, खड़ी, दैवज्ञ आदि आर्यों ने कोचों के लिए प्रयुक्त म्लेच्छ शब्द का प्राकृत रूप मेच कर दिया, जिसे बाद के समय के विद्वानों ने कछारी मेच अर्थ में लिया और कोच राजा विश्वसिंह एवं कोच जाति को बोडो। मुख्य बातें। इस अंश में लेखक ये तर्क दे रहे हैं कि कोच राजा विश्वसिंह और कोच जाति को बोडो कछारी का वंशज बताना ऐतिहासिक रूप से गलत और निराधार है। कचर का शाही घराना अपनी स्थापना के समय से ही हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का वंशज माना जाता रहा है। ऊपर की गई चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि जैसा कि कुछ विद्वान कहते हैं, कोच जाति की उत्पत्ति मेच या कछारी जाति से नहीं हो सकती, क्योंकि ये असंभव है। इसका कारण यह है कि जिस प्राचीन समय में कोच जाति के अस्तित्व का उल्लेख भारतीय ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद में मिलता है, उतने प्राचीन काल में मेच, कछारी या बोडो जैसी किसी जनजाति के होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। चूंकि ऋग्वेद में आर्यों ने तिब्बती बर्मी भाषी मंगोलॉयड लोगों को कुवाच, कवच, पाणी, उपमान आदि नामों से संबोधित किया है, जिन्हें विद्वान कोच के ही अन्य नाम मानते हैं, तो यह संभव है कि मेच या कछारी लोग तिब्बती बर्मी भाषी होने के नाते कोच या कुवाच के वंशज हों। दूसरे शब्दों में कहें तो या तो कोच से बोडो या कछारी निकले हैं, या फिर कछारी लोग कोच के वंशज हैं, लेकिन कोच कछारियों के वंशज नहीं है, क्योंकि ये असंभव है।